ये बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, फिजिक्स ही पढ़ोगे तुम। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी ओके मैम। स्टार्ट हो गई। मोहित सर ने कर दिया है शायद, मोहित सर अभी आए होंगे ना। पता नहीं आईडी का क्या इशू हो गया था। लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ चुके हो? क्या क्या पढ़ या लिया? मैम शिफ्ट पढ़ी थी। प्रिज्म पढ़ लिया? यार यार पढ़ा है। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे प्रिज्म और टीआईआर के कुछ सवाल, ठीक है। मैम आपसे एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। मैम जब हम शिफ्ट निकालते हैं उसके बाद मिरर से टोटल इमेज में शिफ्ट को माइनस कर देते हैं। रुको रुको, शिफ्ट निकाल रहे हो, किस चीज का शिफ्ट निकाल रहे हो, पहले कुछ बताओ तो सही। मैम स्लैब से। ठीक है। उसके बाद फिर जो मिरर से उसकी डिस्टेंस होती है उसको स्लैब उसमें से शिफ्ट को माइनस कर देंगे। ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना कि तुम कैसे, क्या कौन सी चीज निकाल रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, ऐसे कैसे मैम करेंगे। मिरर से। हम्म? कोई क्वेश्चन दो भाई, तब देखते हैं, थोड़ा कोई क्वेश्चन बताओ। मैम जो आपने पहली क्लास में कराया था लास्ट क्वेश्चन वही ले लीजिए। लास्ट क्लास में कराया था ना वो तो, लाइट, वो तो चले गए नोट्स, ठीक है। मेरे उससे केयरलेस में, क्योंकि लैपटॉप एकदम से स्विच पड़ गया था, ऑफ हो गया था, तो वो वाले नोट्स तो अभी नहीं है। तो मैं मैम क्वेश्चन ले, हमको भी नहीं मिला। तो मैं, अब मुझे तुम या तो तुम मुझे कोई क्वेश्चन भेज दो, ठीक है, मैं एक बार जब भी बता देती हूँ, देख के क्या करना, क्या पूछना चाह रही हो। मैम क्वेश्चन तो नहीं है मेरे पास। तो फिर समझाओ क्या करना है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एक पेज मैं में। पूछ रही थी कि जैसे जितनी डिस्टेंस पे मतलब ऑब्जेक्ट है मिरर से उतनी डिस्टेंस पे वो बनेगा इमेज बनेगा। एक मिरर है और इस मिरर से मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यस मैम। एक्स मीटर पे, ठीक है। तो जो आप पूछ रही हो, जो मैम इमेज बनेगी वो भी उतनी दूरी पे बनेगी, बिल्कुल। मैम एक्स पे मैम शिफ्ट को माइनस। अब शिफ्ट को, अब कौन सी शिफ्ट है, ये तो पहला शिफ्ट है ना, कि ये यस तुम्हारा मैम। मान लो ये तो कहीं तुम्हारा रियल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट की वजह से जो पहला शिफ्ट आया था उसमें हमने ओ डैश निकाला था, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में। फिर उस फर्स्ट शिफ्ट से हम लोगों ने बताया था कि मिरर पर जो इमेज बनेगी, वो इमेज जो पहली इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी, पर सवाल में था कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है, फ्रॉम मिरर, ऐसे क्वेश्चन थे, फाइनल इमेज फ्रॉम मिरर। तो अभी तो ये पहली इमेज बनी है, अब सेकंड मिरर के लिए जो यहाँ पे स्लैब रखी हुई थी, यहाँ पर मिरर के सामने यहाँ पे कहीं पे स्लैब भी तो थी, तो अभी जब तुम फाइनल इमेज बनाओगे तो रिफ्लेक्शन होके दोबारा से क्रॉस करेगी ये इसको, स्लैब को, तो सेकंड क्या लिखोगे, सेकंड शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट पहले किसका लिया तुमने, ऑब्जेक्ट का, क्योंकि क्रॉस कैसे कर रही थी इसको, ऐसे। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट था स्लैब के, यहाँ पे ये ओ था और ये फाइनल ओ डैश आ गया। अब स्लैब को कैसे शिफ्ट क्रॉस करेगी, देखो ऐसे,
तो अब किसको शिफ्ट में लेके आओगे, इमेज को। तो फाइनल जो ये इमेज बनी है इसका शिफ्ट आएगा जो कि इस डायरेक्शन में आएगा। तो इस इमेज, मान लो ये यहाँ से x मीटर की दूरी पे थी मिरर से, अब जो ये शिफ्ट मैं बोल रही हूँ कि y मीटर, मतलब चलो ऐसे काउंटिंग में लिख देते हैं कि x की वैल्यू 10 मीटर है, ठीक है। जो शिफ्ट आया है वो तुम्हारा आया है 2 मीटर, सपोज करो कि शिफ्ट 2 मीटर है। तो अब 2 मीटर तुम्हें यहाँ चलना है इस डायरेक्शन में, तो यानी मिरर से ये दूरी कितनी हो गई, ये 2 मीटर हो गया ये शिफ्ट, ये तुम्हारी इमेज सेकंड हो गई। तो मिरर से ये दूरी अब कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 10 x - 2। माइनस शिफ्ट विच इज 8 मीटर। तो ये करना था तुम्हें हर सवाल में। मैम जो x = 10 रखा है ना, हम्म, मैम वो ऑब्जेक्ट से कौन सी वाली डिस्टेंस है? वो मैम ऑब्जेक्ट से शिफ्ट कोई डिस्टेंस नहीं है, वो मिरर से डिस्टेंस है। हाँ मैम, मिरर से कौन से वाले ऑब्जेक्ट की, शिफ्ट वाले या फिर पहले? नहीं नहीं, शिफ्ट वाले, फर्स्ट शिफ्ट वाले ऑब्जेक्ट की। जो फर्स्ट शिफ्ट में जो ऑब्जेक्ट आया है उसकी डिस्टेंस है ये तुम्हारी। मैम इसका मतलब 2 बार वो शिफ्ट माइनस करनी होती है? तो फिर लेट रहे हो मैम, 2 करनी होती, 3 करनी होती है, ऐसे मत करो। तुम पहले देखो कि पहला शिफ्ट करेंगे 2, ठीक है, बिल्कुल पक्का 2 शिफ्ट है, तो 2 शिफ्ट में तुम्हें करना है। अभी ये मत देखो कि माइनस करनी होगी, कहीं पे हो सकता है प्लस भी करनी पड़ जाए, ऐसे मत रटो। ये देखो कि मैम 2 शिफ्ट निकालनी है, तुम बोलो कि मैम हमें 2 शिफ्ट निकालनी है ना, तो 2 शिफ्ट निकले। प्लस माइनस तुम्हें अपने अकॉर्डिंग करना है कि जैसे पहले केस में स्लैब से जो लाइट रेज है वो इस डायरेक्शन में गई है, तो तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो देखो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है, शिफ्ट 1, ठीक है। तो अब तुम्हें जो डिस्टेंस x लेनी है मिरर से, वो नए वाले ऑब्जेक्ट की लेनी है जो कि फर्स्ट शिफ्ट में मिला है, ठीक है। तो पहली शिफ्ट का जो ऑब्जेक्ट मिला भाई, अब वो इमेज तो बनाएगा क्योंकि मिरर के आगे रखा है। अब जैसे ही इमेज बन जाएगी दोबारा से रिफ्लेक्शन होगा, उस रिफ्लेक्शन की वजह से इस इमेज का दोबारा से शिफ्ट आएगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा। तो ये जो फाइनल इमेज बनेगी वो बनेगी आई। इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। यस मैम। ऐसे रटना नहीं है कि मैं माइनस ही करना है प्लस ही करना है, वो तुम अपने मैम अकॉर्डिंग नहीं, करोगे। मैम मेरे को ये होता कि 2 बार मतलब रिफ्रैक्शन 2 बार हो रहा है ना, तो मुझे लगा कि 2 बार क्यों सिर्फ माइनस कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन 2 बार ही तो हो रहा है। देखो रिफ्रैक्शन यस कब मैम। होगा, जब जब स्लैब से लाइट रे, जब तब तुम्हारा रिफ्रैक्शन होगा, है ना। तो लाइट रेज यस, एक बार तो चली गई स्लैब से, अब स्लैब से वही लाइट दोबारा घूम के कब आएगी बताओ, कब आएगी लाइट, जब इमेज बनेगी। तो जब रिफ्लेक्शन होगा, जब मिरर से लाइट टकरा के वापस किस में जाएंगी, स्लैब से क्रॉस करेंगी, तो इसलिए 2 बार रिफ्लेक्शन लिया है। क्वेश्चंस लगाओ बैठ के, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वो रिकॉर्डिंग दोबारा देख लो, वैसे जरूरत तो है नहीं। तो ये पीडीएफ फॉर्मेट है, मैं पीडीएफ ही तुम्हें लोगों को ट्रांसफर कर दूंगी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रिज्म। कौन प्रिज्म? टोटल टीआईआर पढ़ चुकी हो, थोड़ा सा प्रिज्म देख लेते हैं ना। तो प्रिज्म के क्वेश्चंस भी हैं, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। प्रिज्म में कोई कॉन्सेप्ट इतना खास तुम्हारा है नहीं, नॉर्मल चीजें हैं, बच्चों की तरह तुम्हें पूरे वो नहीं समझना कि प्रिज्म की 2 साइड होती हैं, कौन सी साइड क्या होती है, तुम्हें अपना जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। देखो प्रिज्म, ये है तुम्हारा प्रिज्म। प्रिज्म क्या है, तुम लोगों ने अपने उसमें भी देखा होगा स्कूल में, स्कूल की लैब्स में। ये मत कहना कि मैम नहीं देखा, स्कूल की मैम लैब ये में वीडियो नहीं प्रिज्म देखा। देखा है ना, ठीक है। तो नहीं स्कूल की देखा लैब मैम, में नहीं देखा। नहीं देखा, रियल में प्रिज्म नहीं देखा मतलब, नहीं देखा मैम। चलो कोई बात नहीं देखा है। नहीं, जिसने देख लिया ठीक है। कैसा होता है, व्हाइट कलर का, जैसे मार्बल टाइप, मार्बल होता है ना, मार्बल घरों में फर्श मार्बल, तो इस तरीके का व्हाइट कलर का ऐसा ही होता है, ठीक है, स्टोन के जैसा दिखता है, पत्थर के जैसा। ये तुम्हारा प्रिज्म। तो जब तुम इस प्रिज्म को उठा के देखोगे तो ये एक 3D शेप होती है इसकी, है ना, 3D शेप इन द ट्रायंगुलर फॉर्म। ट्रायंगुलर में जैसे पिरामिड्स है ना, तो ये समझ लो पिरामिड की शेप जो है वो प्रिज्म शेप है। तो ऐसे ही तुम्हारा प्रिज्म होता है। इसमें क्या होता है कि एक साइड से तो क्या होगी तुम्हारी
इसमें दोनों जो साइड है ना वो रिफ्रैक्टिंग होती है, कि मतलब एक साइड से लाइट एंटर करेगी जहां से इंसिडेंट रे को बोला जाएगा कि ये एक सरफेस है जहां से लाइट इंसिडेंट करेगी। उसके बाद दूसरी साइड ऐसी होगी कि जहां से लाइट इमर्ज कर जाएंगी, ठीक है, इमर्ज करके मतलब बाहर चली गई। तो ऐसी दोनों साइड जहां से लाइट रे एंटर करेगी और दूसरी साइड जहां से लाइट रे एग्जिट करेंगी, ठीक है, ये दोनों जो साइड हैं वो पैरेलल नहीं होंगी, आपस में हमेशा इंक्लाइंड होंगी, जैसे तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, जैसे ये तुम्हें यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। मान लो कलर, ये कलर दिख रहा है ब्लैक पे, यस मैम। कौन सा ज्यादा अच्छा दिख रहा है, हरा की ये, बताओ। मैम ये तो ग्रीन और रखी है। ठीक है, येलो नहीं है भाई, ग्रीन है, मैम ग्रीन। ठीक है। तो तुम्हारे पास ये दो साइड्स हैं, मान लो ये एक साइड है और ये दूसरी साइड है, तो इन दोनों साइड्स को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, है ना। तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, एक से लाइट इंसिडेंट करेगी, दूसरी से इमर्ज कर जाएगी। तो जिससे लाइट इंसिडेंट कर रही है और इमर्ज कर रही है, ये दोनों साइड हमेशा कभी भी पैरेलल नहीं होंगी, हमेशा एक दूसरे के साथ कुछ कुछ एंगल सबटेंड करेंगी। तो ऐसी साइड्स, ऐसी ही दो साइड जो आपस में अगर कोई एंगल सबटेंड करे, उसी एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, इसी को बोलेंगे हम एंगल ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है whose रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर नॉट पैरेलल बट इंक्लाइंड, ठीक है। प्रिज्म के पास क्या प्रॉपर्टी है, प्रिज्म क्या कर सकता है, बचपन में क्लास 10th में तुमने देखा होगा कोई एक डायग्राम, प्रिज्म से एक लाइट जा रही होगी और जब बाहर निकल रही होंगी तो कितनी लाइट्स निकल रही होंगी, कुछ ऐसे देखा होगा, 7। है ना। तो मतलब कुछ ऐसे डिस्पर्स कर देता है लाइट को, है ना। तो इसके पास क्या है, प्रिज्म के पास प्रॉपर्टी है कि लाइट की डायरेक्शंस को चेंज कर सकता है ना, ठीक है। जैसे जिस पर्टिकुलर एंगल से लाइट इंसिडेंट कर रही है, तो जरूरी नहीं है रिफ्लेक्ट करते वक्त उसी एंगल से जाए, तो लाइट का एंगल चेंज हो जाता है, दैट मीन्स लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है तुम्हारा प्रिज्म। यही है तुम्हारा जो तुम्हें थ्योरी में पढ़ना है। अब बाकी मैम एंगल ए, इसकी थ्योरी बस यही पढ़नी है। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है तुम्हारे पास, ए होमोजेनस सॉलिड ट्रांसपेरेंट एंड रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड एट एंगल इज कॉल्ड प्रिज्म। तो यही है, तो ये एंगल ए हमेशा कौन सी साइड्स के बीच में बनेगा, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में, टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होंगी उनके बीच में ये एंगल ऑफ प्रिज्म बनेगा। अब देखो ये तुम्हारा डायग्राम है, सबसे इंपॉर्टेंट, रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म। तो यहाँ पे तीन एंगल है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एक एंगल ऑफ एमरजेंस, मतलब जिससे रे बाहर निकल जाएगी। तो देखो मान लो ये तुम्हारा, ये तुम्हारी इंसिडेंट रे है। अब इंसिडेंट रे जैसे ही तुम्हारे प्रिज्म की सरफेस पे पड़ेगी, जैसे ही इंसिडेंट रे प्रिज्म के सरफेस पे पड़ी, तुम्हें क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देना है। ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये देखो बाहर वाला मीडियम है एयर का, और जो प्रिज्म है उसका खुद का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, ठीक है। मान लो प्रिज्म का कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज करो म्यू है, तो लाइट देखो रेयर से डेंसर जा रही है, कैसे जा रही है, रेयर से डेंसर, तो क्या होगी मुझे बताओ, अवे या टुवर्ड्स, टुवर्ड्स। टुवर्ड्स, ठीक है। तो ये तुम्हारे टुवर्ड्स बैंड हो गई लाइट पे, ठीक है। ठीक है, तो लाइट रे बैंड हो गई। अब देखो ये तुम्हारा फिर से रेयर मीडियम आ गया, तो रेयर मीडियम में अब लाइट रे फिर से मैंने एक क्या ड्रॉ करा, देखो एक नॉर्मल ड्रॉ करा, ठीक है, ये नॉर्मल सेकेंड, ये नॉर्मल तुम्हारा 1। अब यहाँ से लाइट रो नॉर्मल से कैसी हो जाएगी, अवे, तो ये नॉर्मल से अवे तुम्हारी लाइट रे बैंड हो गई, इसको बोला गया एमरजेंट रे, ये बाहर चली। अब एंगल्स की बात करें तो नॉर्मल से इंसिडेंट के बीच बनने वाला ये एंगल आई, ठीक है। ये जो रे है रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल आर, ये तुम्हारा एंगल आर, और जो ये लाइट रे
एमरजेंट रे इसके साथ बनाएगा, दिस इज एंगल ई। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल आर है और ये एंगल आर है, ये एक दूसरे के, अभी चलो अभी तुम अलग अलग अगले केसेस में देखो। ये R1 ये R2 ये इमरजेंट रे ये एंगल आई। तो यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे कितनी बार शिफ्ट हुई है लाइट रे, टोटल शिफ्ट कितना है? मैम 3। 3 कैसे है? 3 क्यों? एक कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ है लाइट का? एक तो इस सरफेस से, दूसरा इस सरफेस से। तो जितनी बार रिफ्रैक्शन होता है उतनी बार एंगल ऑफ डेविएशन निकालते हैं, सीखा है ना एंगल ऑफ डेविएशन निकालना। तो उतनी बार एंगल ऑफ डेविएशन। तो मान लो ये जो शिफ्ट हुआ फर्स्ट शिफ्ट, इसकी वजह से तुम्हारे पास एंगल ऑफ डेविएशन आया वो डेल 1। सेकंड की वजह से जो शिफ्ट आया उसकी वजह से मैं बोलती हूँ जो एंगल ऑफ डेविएशन आया डेल 2। तो जो टोटल डेविएशन अगर मुझे निकालना है कि मेरी लाइट रे में, मतलब इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में टोटल डेविएशन कितना है, तो ऐसे ही निकालेंगे डेल 1 प्लस डेल 2। तो मुझे डेल 1 बताना जरा कितना आएगा। ये मेरी एक्चुअल रे होगी, मैं इसको डैश से दिखाती हूँ। दिस इज योर शिफ्ट डेल 1। बोलो इतना समझ में आया? यस मैम। यस मैम। दूसरा रंग ले लेते हैं और इसमें कलर्स ही नहीं आ रहे। क्या ये हाईलाइट वाला है? तो ऐसे ही इसमें देखो, यहाँ पे तुम्हारी जो एक्चुअल रे है वो मैं बोल देती हूँ कि इस तरीके से होगी कुछ, ठीक है? तो वो भी कुछ एंगल बनाएगी। तो यहाँ पे तुम्हारा कुछ एंगल होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये एंगल्स तुम्हें बताने हैं कि अब ये कितने होंगे। तो डेल 1 मुझे बताओ जरा कितना होगा? आई माइनस आर, आई माइनस आर। ठीक, दूसरा बताओ कितना डेविएशन आएगा दूसरा? R2 या E माइनस R2। एंगल E बड़ा है ना, क्योंकि ये बैंड अवे हुई है, तो हम क्या लिखेंगे? E माइनस R2। तो यहाँ से ये कितना हो गया तुम्हारा? E प्लस आई माइनस R1 प्लस R2। इतना ठीक है अभी तक? यस मैम। यस मैम। चलो चलो इतना ठीक है। अब देखो मुझे एंगल ऑफ प्रिज्म चाहिए भाई, कि ये एंगल ऑफ प्रिज्म एक्चुअली में क्या किस वैल्यू से निकाल सकते हैं, है ना? एंगल ऑफ प्रिज्म ऐसे तो नहीं आ गया होगा कि मैंने बना के दे दिया ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है? तो एंगल ऑफ प्रिज्म कैसे निकालेंगे देखते हैं, प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। ये तुम्हारा, ये है तुम्हारा एंगल ए। कलर दिखने, ठीक है? अब ये वाली साइड्स देखो जरा, ये एंगल, ये R1 और ये R2, इसमें से मैं एंगल ए बना सकती, कैसे निकाल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस एंगल, देखो देखो, जब तुम ये दोनों नॉर्मल्स को मिलाओगे ना, ये N1 और ये N2, तो ये दोनों जो साइड, ये जो दोनों बीच में ये जो एंगल आएगा ना, इसी को एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। तो ये भी तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होगा, ठीक है? अब लगाओगे तुम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कि ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसके दोनों अपोजिट एंगल्स जो है वो उसके बराबर होगा। तो ये A इज द एक्सटीरियर एंगल, तो ये तुम्हारे जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे इंटीरियर अपोजिट एंगल तुम्हारे R1 प्लस R2। तो तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म जो हो गया यहाँ से आ गया R1 प्लस R2। तो टोटल डेविएशन अगर मैं निकालूं इस केस में तो कितना हो गया तुम्हारा? I प्लस ई माइनस एंगल ए। ए क्या है? प्रिज्म का एंगल। तो ये तुम्हारा डेल, ये नोट कर लो, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है?
ये तुम्हें यहाँ पे अच्छे से दिखाया हुआ है इस तरीके से। एंगल आई R1 ये तुम्हारा शिफ्ट है, क्लियरली दिख रहा है I माइनस R1, ये तुम्हारा टोटल डेविएशन डेल। तो दोनों तुम लोगों को ऐड करने के निकालोगे, दैट इज योर टोटल डेविएशन एंड डेल। फॉर्मूला लिख देते हैं I प्लस E माइनस A। अभी थोड़ी देर में आएंगे इसमें। अब आएगा कि एंगल ऑफ जो डेविएशन है, देखो यहाँ पे इस ग्राफ को देखो, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है कहीं पर तो मैक्सिमम है, कहीं पर उसकी वैल्यू मिनिमम है। इसका मतलब मैं अपने मन से कुछ ऐसी वैल्यू सेट कर सकती हूँ जिस पर मुझे मैक्सिमम डेविएशन मिल जाए लाइट का, या मुझे मिनिमम डेविएशन मिल जाए लाइट का। तो वो क्या क्या कंडीशंस होंगी, देखो यहाँ ये जो ग्राफ है ये दिखा रहा है कि इस पॉइंट पे तुम्हारा जो डेविएशन है वो मिनिमम है, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे तुम्हारा जो आई की वैल्यू है ये कैसी है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये वैल्यूज जो यहाँ पे लिख रही है ना, आई इक्वल्स टू 90, आई मिनिमम, आई इक्वल्स टू 60, तो ये अभी देखेंगे कि इन वैल्यूज पे कैसे तुम्हारा जो डेविएशन है मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो देखो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिखती हूँ कंडीशन 4 मैक्सिमम डेविएशन, ठीक है। अगर मैक्सिमम डेविएशन है चाहिए मुझे, मतलब मैं चाहती हूँ कि जो मेरी लाइट है मैक्सिमम डेविएट हो पाए, एंगल आई और एंगल इमर्जेंट के बीच में सबसे ज्यादा डिफरेंस हो, तो कैसे क्या एंगल होना चाहिए मैक्सिमम डेविएशन के लिए। इसके लिए तुम्हारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है तो यू विल गेट डेल मैक्सिमम। कैसे, आई की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी प्लस ई माइनस एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो यही तुम्हारा ग्राफ दिखा रहा है जब 90 डिग्री पे, देखो जब तुम्हारी आई की वैल्यू 90 डिग्री है तो आई की वैल्यू 90 डिग्री पे तुम्हारा जो डेल है वो कितना हो गया, देखो मैक्सिमम हो गया। तो जब तुम आई की वैल्यू 90 रखोगे, मतलब जब नॉर्मली रेज को शिफ्ट वो कराओगे इंसिडेंट, जब कोई भी रे नॉर्मल इंसिडेंट करेगी तो उस टाइम पे तुम्हारा जो डेविएशन होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। मिनिमम के लिए कंडीशन देखो यहीं पे लिख देते हैं, मिनिमम के लिए क्या कंडीशन होगी, ग्राफ को देख के बताओ। तुम्हारे पास ये ऑप्टिक्स में सबसे बड़ा फायदा ये है तुम्हें कोई डेरिवेशन नहीं याद रखना, बस कॉन्सेप्ट और साइन जो जो मैं बताती जाऊं बस वही पढ़ो, उससे ज्यादा मत पढ़ो। मिनिमम डेविएशन किस एंगल कहाँ पे हो रहा है, देखो ये डेल मिनिमम ये है तुम्हारा, यहाँ पर तुम्हारे पास डेविएशन सबसे कम होगा। तो कितने एंगल पे सबसे कम है, देखो जब आई की वैल्यू कितनी हो गई है, ई हो गई है। तो मिनिमम डेविएशन कब हो जाएगा, जब तुम्हारी एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर हो जाए, एमरजेंट रे के, मतलब दोनों सेम रे से इंसिडेंट और सेम रे से एंगल से एग्जिट करें। तो आई इक्वल्स टू ई, तो डेल मिनिमम कितना हो गया बच्चों, 2i माइनस ए क्या है आपका, एंगल ऑफ प्रिज्म। कंडीशंस लिखते चलो, अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब वहां पे काम आएंगे। ये रहा। अब क्या चीज है कि जब मान लो मिनिमम डेविएशन है तुम्हारा, अब ये कॉन्सेप्ट है कि जब आपने खुद से चूज किया है कि एट मिनिमम डेविएशन होने के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होना चाहिए, ये सवाल है। कि अगर आपका मान लो तुम्हारे पास मिनिमम डेविएशन है आई इक्वल्स टू ई है, डेविएशन हो गया तुम्हारा 2i माइनस ए,
अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे बताओ कि इन सिचुएशंस को देखते हुए तुम्हारे पास म्यू की वैल्यू ये कितना ही होनी चाहिए। म्यू मतलब इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, किसका? प्रिज्म का। तो प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होगा, इससे म्यू निकालना है। ये इसका फॉर्मूला क्या है, ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला, साइन डेल मिनिमम, क्योंकि इस केस में मिनिमम होगा, प्लस a/2 प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। तो इससे तुम क्या निकाल सकते हो, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ये कैसे आया है, ये आया है तुम्हारा स्नेल्स लॉ यूज करके। ठीक है, जब स्नेल्स लॉ यूज करोगे दोनों सरफेसेस के लिए तो दो इक्वेशंस निकल के आएंगी। जिसे पहले सरफेस के लिए यूज करोगे तो तुम्हारे पास म्यू साइन आई इक्वल म्यू 1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर, है ना, ये होगा r1। तो म्यू 1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर। तो एंगल आई दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी के लिए, दूसरे सरफेस के लिए इंसिडेंट रे कौन सी हो जाएगी, म्यू 2 साइन, बोलो इंसिडेंट रे कौन सी होगी सेकंड सरफेस के लिए, जो मैंने डायग्राम बनवाया वो देखो, r2 इक्वल्स टू म्यू 1 साइन ई। देखो जरा ये वाला डायग्राम देखो, पहली सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या, पहला तुम्हारा म्यू 1, मान लो ये म्यू 1 है और जो इस अंदर जो तुम्हारा ये है ये म्यू 2 है। तो म्यू 1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू 2, ये क्या है साइन r1। दूसरे सरफेस के लिए r2 क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल। तो ये क्या हो गया, म्यू 2 r2 इक्वल्स टू म्यू 1 साइन साइन ई, ई। साइन ई। ठीक है, तो तुमने स्नेल्स लॉ लगाया यहाँ पे, तो यहाँ से तुम्हें, तुम्हारे पास म्यू 1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो म्यू 1 की वैल्यू 1 रख दो और इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी कितनी, साइन डेल मिनिमम प्लस a/2 साइन a/2। डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, बस स्नेल्स लॉ एक बार लगाना आना चाहिए। ये तुम्हारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है, ये n-1/a। ये कब लगा सकते हो, ये फॉर्मूला स्पेशल केसेस में लगा सकते हो। ये ऐसे प्रिज्म है जो प्रिज्म होते हैं बहुत थिन, ये फॉर्मूला थिन प्रिज्म के लिए ही एप्लीकेबल है। मैं यहाँ लिख देती हूँ थिन प्रिज्म, जिसका मतलब जिनके एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू बहुत बहुत स्मॉल हो। तो वहां पे तुम्हें डेल मिनिमम लगाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी। क्या फॉर्मूला यूज करना है, एन। एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म -1 इंटू ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये डेल मिनिमम का फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद करनी है, प्रिज्म में कहीं पे भी तुम्हें कोई डेरिवेशन नहीं याद करना। अब ये वाला एक बार क्वेश्चन सॉल्व करो जरा, मिनिमम डेविएशन निकालो।
फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, मिनिमम डेविएशन के लिए डेल मिनिमम। डेल मिनिमम नहीं पता, ये दो इक्वेशन यूज करो देखो। क्यू गिवन है 3/2, एंगल ए गिवन है, तो यहाँ से डेल मिनिमम निकल के आएगा। डेल मिनिमम से आई की वैल्यू निकालो। हुआ जैसे सो गए तुम सब। Yes, ma'am. आई की वैल्यू की साइन इनवर्स 3/4, यानी कि कौन सा एंगल बन रहा है 3/4 का मतलब? परपेंडिकुलर बाय यानी थ्री यानी 37 डिग्री का है ना। Yes, ma'am. साइड भी नहीं लगा क्योंकि कुछ पीडीएफ है ना। मुझे कुछ हुआ ये वाला क्वेश्चन निकला सवाल।
अभी एक दो कॉन्सेप्ट और समझाने हैं तो मैं उसके लिए एक स्लाइड ऐड कर लेती हूँ अलग से, इसमें नहीं आएगा। देखो ध्यान से। अब एक कंडीशन है तुम्हारे पास, कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग एमरजेंस, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये आपका प्रिज्म है, ठीक है। इसका मतलब है कि जब तुम्हारी एंगल ऑफ लाइट जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 90 डिग्री से हो जाएगा, ठीक है, जब एंगल आई तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा, ग्रेजिंग एमरजेंस का मतलब है कि जो तुम्हारी एमरजेंट रे है ना, वो बिल्कुल एकदम ऐसे जानी चाहिए, देखो रिफ्लेक्ट करके, ध्यान से देखो, जब वो रिफ्लेक्ट करके तुम्हारी इमरजेंट रे बिल्कुल इसके बेस से ऐसे निकल जाए, ठीक है। emergent ray। इसको बोला है कि ये किस कंडीशन पे होगा, कि जब तुम्हारी जो इमरजेंट रे है वो बिल्कुल इसके बेस, इसके अपनी सरफेस को ऐसे टच करते हुए निकल जाए, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, किस एंगल पे होना चाहिए, तो ये बताना है। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द ग्रेजिंग एमरजेंसी। अब ये एमरजेंट रे देखो कितने एंगल से टिल्ट हुई होगी, तुम ऐसे बनाते हो नॉर्मल, तो ये देखो नॉर्मल से कैसे कितने एंगल पे शिफ्ट हो गई है, ये एमरजेंट रे कितना एंगल बना रही है नॉर्मल से, 90 90 डिग्री। डिग्री। तो इसका मतलब ग्रेजिंग एमरजेंस में जब होगी तुम्हारी जो एंगल ई है ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब तुमसे पूछा है कि अगर एंगल ई 90 डिग्री का है तो हमें बताओ कि उसके लिए एंगल आई कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए बताओ खुद से। एंगल ऑफ प्रिज्म देखो, ए की वैल्यू होती है आपकी R1 प्लस R2, ठीक है। तो कब होगा ये बताओ, रिफ्रैक्शन TIR में पड़ा है, रिफ्रैक्शन कब जाती है 90 डिग्री पे, क्रिटिकल। क्रिटिकल एंगल पे, है ना, कि मतलब जब ये जो सेकंड सरफेस पे जो लाइट इंसिडेंट कर रही है वो किस एंगल पे कर रही होगी, क्रिटिकल एंगल पे। तो इसमें से कौन सा R1 और R2 में से कौन सा एंगल होगा जो क्रिटिकल एंगल के लिए हेल्प करेगा, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे तरीके से बैंड होता था ना, ये R1 और ये तुम्हारा R2। तो देखो R2 क्या होगा यहाँ पे, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा, तब जाके तुम्हारी फोर एमरजेंट रे किसके बराबर हो जाएगी, एंगल ऑफ एमरजेंट हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखो एंगल ए इक्वल्स टू R1 प्लस R2 किसके बराबर है तुम्हारा, क्रिटिकल एंगल के बराबर। तो आर एंगल ए इक्वल्स टू R1 प्लस सी, ठीक है। और क्रिटिकल एंगल किसके बराबर होगा, स्नेल्स लॉ लगाओ फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ फॉर फर्स्ट सरफेस, 1 साइन आई इक्वल्स टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं n है, n साइन R1, ठीक है। μ1 कितना है 1, ये तुम्हारा साइन आई इक्वल्स टू n साइन R1। जहां तक है देखो ये R1 और जो R2 है ना, ये सरफेस इस तरीके की होती है, ये R1 R2 ज्यादा कई बार हमारी कॉमन भी हो जाती है। अब सेकंड सरफेस के लिए लगाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, म्यू, ये n माना है सेकंड सरफेस के लिए, n साइन R2 इक्वल्स टू 1 साइन E, ठीक है। ध्यान से देखो 1 साइन E, मुझे R2 चाहिए है ना, मुझे R2 निकालना है, ठीक है। ये क्रिटिकल एंगल में है तो साइन C चाहिए, देखो साइन C निकालना है, तो साइन R2, R2 किसके बराबर है, क्रिटिकल एंगल के बराबर। तो ये मैं क्या लिखूंगी, n साइन C, ये 1
और एंगल ई किसके बराबर है, देखो 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री कितना हो गया, 1। तो यहाँ से 1 मुझे बताओ साइन क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, साइन सी की वैल्यू, तो साइन सी कितना आ गया बच्चों, 1/n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तो ये 1/n, तो ये आ गई तुम्हारी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू, क्या है, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो स्नेल्स लॉ लगाना बहुत जरूरी है, अगर तुम्हें स्नेल्स लॉ आता है तो तुम आधे से ज्यादा क्वेश्चन खुद ही कर लोगे। तो सेकंड सरफेस में लगाया तो बन गया काम, साइन सी की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल्स टू R1 प्लस सी हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन देखो जरा, ये जो मैंने यहाँ पे लगाई है, साइन आई इक्वल्स टू एन साइन, बच्चों R1 को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन देखो, a माइनस सी लिख सकती हूँ, देखो, यस मैम। यस मैम। ठीक है, फ्रॉम ए, ठीक है, इतना कुछ नहीं किया। पहले मैंने सेकंड इक्वेशन लगाई, मतलब दोनों सरफेसेस पे मैंने क्या किया, स्नेल्स लॉ लगाया, तो दोनों स्नेल्स लॉ लिख दिया। सेकंड सरफेस से मुझे साइन सी की वैल्यू मिली, पहले में मैंने क्या लिखा, R1 की जगह एंगल ए और सी के बीच में एक इक्वेशन था, तो वो यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे निकालना क्या है, एट द एंड एंगल आई निकालना है। तो देखो ये तुम्हारे पास साइन आई है, ठीक है, ये एन है, और एंगल ए, और ये एंगल क्रिटिकल एंगल। तो इसमें अब तुम्हें क्या करना है, आगे ध्यान से देखो, एन साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला बोलो, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। वेरी, तो ये हो गया तुम्हारा साइन ए कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस ए साइन साइन बी ओके साइन बी। सी और कॉस। ए। ओके, अब तुम्हारे पास देखो साइन सी की वैल्यू है, हम साइन सी की वैल्यू से कॉस सी निकाल सकते हैं, बोलो, साइन सी गिवन है 1/n, मुझे कॉस सी बताओ फटाफट, क्या होगा, अंडर रूट 1 एन माइनस साइन स्क्वायर सी, यही होता ना, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, उस प्रॉपर्टी से ये आ गया तुम्हारा। साइन स्क्वायर सी कितना है, 1/n, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1, यहाँ पे वैल्यू रखो, मुझे साइन आई की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। अगले पेज में चलते हैं, तो ये क्या था तुम्हारा, साइन आई इक्वल्स टू एन, साइन ए तो मुझे पता ही नहीं है, तो साइन ए एज इट इज लिख दिया, साइन सी की वैल्यू 1/n हो गई, तो ये कॉस सी है, तो कॉस सी की अंडर रूट 1 माइनस 1/n स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस साइन सी कितना है, 1/n, और ये तुम्हारा कॉस, ठीक है। तो इस तरीके से तुम क्या निकाल सकते हो, साइन आई की वैल्यू, तुम्हें कुछ ना कुछ तो वहां पे वैल्यूज होंगी, ये वैल्यूज रखोगे और फाइंड करोगे, बस ये समझ लो, तरीका समझ लो करा क्या है, समझ लिया। मेन चीज समझना चाहो तो ये इक्वेशन लिख लो, ग्रेजिंग इंसिडेंस के लिए क्या करना है, साइन आई इक्वल्स टू साइन ए माइनस सी, ये है, क्रिटिकल एंगल निकालना सिखा दिया है कि कैसे निकालते हैं। तो इसके ऊपर एक सवाल है, मुझे वो सवाल करके बताओ, फोर अ प्रिज्म एंगल ए इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है,
वो मिनिमम एंगल बताओ, इंसिडेंट का वो मिनिमम एंगल कि लाइट जो है सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्ट कर जाए। अब जो मैंने तुम्हें ये डायग्राम दिखाया है, एक बार ये देखना। अगर एंगल को तुमने थोड़ा सा भी क्या कर दिया, PIR देखो, अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल होता है तो क्या हो जाता है, लाइट रे क्या हो जाती है अंदर से ही, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। देखो अगर एंगल C को तुम लोग मान लो क्या कर दोगे, ये लाइट रे कैसे आ जाएगी, इस तरीके से। सपोज कर अगर तुमने एंगल आई में थोड़ा सा भी चेंज किया इस तरीके से, तो ये एमरजेंट रे कहाँ से चली गई, ये तो अंदर ही चली गई ना, मतलब रिफ्लेक्शन हुआ इस केस में, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। तो ये वही क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी एंगल आई की वैल्यू होगी कि तुम्हारे पास जो लाइट रे है वो क्या हो जाए, डिफ्रेक्ट कर जाए। तो देखो ये वही पॉइंट है जो मैंने ये बताया ना ग्रेजिंग इमरजेंस का, ये वही पॉइंट है जहां से तुम्हारी लाइट रे क्या कर रही है, इस एंगल आई पे जस्ट इमर्ज करके जा रही है लाइट रे इस सरफेस से। थोड़ा सा भी आई की वैल्यू में चेंज होते हुए क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास रिफ्लेक्शन हो जाएगी, मतलब लाइट रे बाहर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, वो अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये वही केस है, ये क्वेश्चन जो यहाँ पे है दिस इज द सेम केस, तो वो बताना है। तो एंगल आई बताओ, यही वाला, यही यूज करो, यही कॉन्सेप्ट। देखो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, अगर जो ये इमरजेंट रे का इसमें जो एग्जांपल है, अगर ये लाइट रे अंदर शिफ्ट होगी तो रिफ्लेक्शन तो नहीं हुआ ना, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, लाइट रे को रिफ्लेक्टिंग सरफेस से पास करना है, बट इस केस में लाइट पास नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये वही कॉन्सेप्ट है कि एंगल आई का जो निकाला है ये वही मिनिमम एंगल है, दिस इज द मिनिमम एंगल ऑफ आई। आंसर निकालो। आई थिंक कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो गई होगी, है ना? यस मैम। निकालो, पर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे प्रिज्म में तो।
ये अपने नोटबुक में ये कंडीशन ऐसे हाईलाइट कर करके लिख लेना। इतना भी लेंथी तो नहीं होना चाहिए। फ्रैक्टिव इंडेक्स √7/3 डायरेक्ट इस इक्वेशन में लिखो 1 में साइन 60 डिग्री रूट 1 माइनस 1/n²। तो ये n² यानी कि 7/3, तो ये हो जाएगा 1/7/9। 7/9 क्यों होगा? रूट में है ना। 3/7. हाँ 7/2 का चला जाएगा 7/3 माइनस 1/n, n यानी √3/7। n है। अच्छा ये साइन सी की वैल्यू थी ना, डायरेक्ट साइन सी की वैल्यू रखनी। जो है तुम्हारा cos 60 डिग्री और साइन सी यानी साइन सी √2/7। 60 डिग्री यानी √3/2 हो गया। अब ये एलसीएम 7 - 3 कितना होगा? 2/7, 2/√7। साइन 60 डिग्री 1/2, ये हो गया तुम्हारा √3/√7। तो यहाँ से √7 तो कॉमन ले लो तो कैंसिल ही हो जाएगा। ये क्या बचा? 1/√3। देखो √7 और ये √3 तो कैंसिल ही हो गए। वन माइनस 1/2, आई थिंक 1/2 तो आ गया। √7/√3 बाहर है और मैं यहाँ से √3/√7 कॉमन ले लेती हूँ। तो क्या बचा यहाँ पे 1, और यहाँ कितना बचा -1/2। √7 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये कितना आ गया साइन आई 1/2। 1/2 यानी एंगल आई कितना हो गया? 30. 30 30 degree. डिग्री। तो आई मिनिमम की वैल्यू आ गई आपके पास 30 डिग्री। तो ये तुम्हारा मिनिमम एंगल है जिसपे तुम्हारे जो है ग्लेजिंग इंसिडेंट होगा, या फिर जिसपे रिफ्लेक्शन हो जाएगी। अगर इससे कम कर दोगे एंगल, मान लो 29 डिग्री लिख दिया, तो तुम्हारी रिफ्लेक्शन नहीं होगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो 2-4 क्वेश्चन D2P के उठा लो। अब कॉन्सेप्ट यही है बस, ये 3-4 क्वेश्चन, ये 3-4 फॉर्मूले हैं जहां से तुम्हारे सवाल आएंगे ग्लेजिंग से।
शुरू हो जाओ क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर पहला करो, कोशिश करो करने की। रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री है, इंसिडेंट एंगल नॉर्मली है, डेविएशन बताना है। मैम ऑप्शन 3। 18 डिग्री। यस मैम। और बच्चे करो भाई, देख लो, मैच करो अपना सवाल। इसका हो गया फर्स्ट टू सेकंड करो। क्या कह रहा है सेकंड में? एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, डेविएशन दिया हुआ है, इंसिडेंट रे एंगल है और एमिटेंट रे बताना है। ये जितनी भी रिवीजन है कंप्लीट कर लेना आपने। भाई सुरेंद्र, तुम्हारा पहला आंसर गलत है, एक बार चेक करो। ये शिवम। मैम सेकंड में 70 डिग्री। हाँ सेकंड ठीक है, फर्स्ट एक बार क्रॉस चेक करो। देखो एमरजेंस एंगल पूछ, डेविएशन पूछा है।
डेविएशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एंगल आई माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, देखो इंसिडेंट नॉर्मली मतलब नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है, इसका मतलब एंगल नॉर्मल के साथ कितना बनाएगी 0 डिग्री, तो एंगल आई तो 0 हो गया। ठीक है, तो माइनस R1, माइनस कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस ई, ये तुम्हारा डेविएशन होगा। या इसको बोल दें डेल इक्वल्स टू ई माइनस R1 प्लस R2 को क्या बोल देती हूँ, एंगल ए, है ना, प्रिज्म का एंगल। तो ये है तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग, वो लगाओ सेकंड सरफेस पे रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, म्यू साइन R2 इक्वल्स टू साइन ई। क्यू की वैल्यू ऑलरेडी कितनी गिवन है, 1/1.5, तो 1.5। और बोला है कि जो रिफ्लेक्ट है जो रिफ्लेक्टिंग एंगल 30 डिग्री, जो रिफ्लेक्टिंग एंगल 30 डिग्री यानी ये एंगल ऑफ प्रिज्म। देखो 30 डिग्री क्या गिवन है, प्रिज्म का एंगल। ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव एंगल है, रिफ्रैक्टिंग एंगल है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ से तुम पहले मुझे उसकी वैल्यू बताओ साइन ई की, ई की वैल्यू कितनी आएगी, साइन ई कितना आ रहा है, स्नेल्स लॉ लगाओ। E 49। 42, मैम 49। हाँ ई सही आ रहा है एकदम 49। तो अब ई की वैल्यू 49 है और ये ए की वैल्यू 30 है, तो कितना आंसर आ गया, 49 माइनस 30 19। 90। तो तुम्हारा एंगल यहाँ पे 19 डिग्री। क्या करो, मैम थर्ड में ऑप्शन 3। थर्ड का 90 डिग्री, वेरी गुड, ऑप्शन 3। मैम एक बार सेकेंड वाला समझा दीजिए। हाँ सेकंड वाला बता देती हूँ। फर्स्ट सबका हो गया ना, क्लियर है सभी को। साइन यस ई मैम। निकाल लोगे यहाँ से, साइन R2 की वैल्यू साइन 30 डिग्री हो जाएगी, यहाँ से ई निकल जाएगा, ई की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, दिस इज 49 माइनस 30, तो ऑप्शन ए। सेकंड क्या कह रहा है कि एक इंसिडेंट रे है जो कि 45 डिग्री, ए रे इंसिडेंट एट 45 डिग्री एट वन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो एक यानी एंगल आई तुम्हें गिवन है 45 डिग्री और प्रिज्म का एंगल तुम्हें गिवन है 60 डिग्री। डेविएशन भी गिवन है, डेविएशन, डेविएशन क्या है तुम्हारा, आई, यहाँ से लिखते हैं आई प्लस ई माइनस ए, कितना गिवन है डेविएशन, 55 डिग्री। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ, आई गिवन है मुझे 45, प्रिज्म का एंगल मुझे गिवन है 60, तो मेरा यहाँ से इंसिडेंट एंगल आ गया, कितना आ गया निकालो, यही तो करना था बस, इसमें क्या समझाना था। व्हाट इज द एंगल ऑफ इमरजेंसी, कितना आया, 55 इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस ई, तो 55 प्लस 15 इक्वल्स टू ई, तो ये कितना आ गया 30 डिग्री। उसके आंसर है तुम्हारा इसका 7। ठीक है, सिंपल ये फॉर्मूला यूज करा है तुमने। थर्ड करिए अब, थर्ड देखो, थर्ड में क्या है, एंगल दिया हुआ है प्रिज्म का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट द लाइट रे स्ट्राइक द सेकंड रिफ्रैक्टिव सरफेस एट एन एंगल 60 डिग्री। इसका मतलब तुम्हें सेकंड सरफेस का इंसिडेंट एंगल दिया हुआ है, तो तुम सेकंड सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा दो। तो म्यू कितना है 2
साइन R1, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री इक्वल्स टू म्यू एयर का 1 साइन ई, तो साइन ई निकाल लो, कितना आ गया साइन 60, ये √3 इक्वल्स टू साइन ई, यही आ गया आई थिंक। √3 तो किसी की वैल्यू ही नहीं होती, क्या निकालना क्या है, what should be the angle of incidence so that the light ray strike the angle at 6, that angle of 60 degree। चलो प्रिज्म का एंगल भी तो गिवन है 90 डिग्री है, एंगल ऑफ प्रिज्म से अगर लगाएं R1 प्लस R2, एंगल ऑफ प्रिज्म अगर मुझे 60 डिग्री गिवन, प्रिज्म 90 डिग्री गिवन, यहाँ से R1 कितना आ गया 30 डिग्री, सीधा भी हो जाएगा, R1 30 डिग्री आ गया तो पहले सरफेस पे लगा दो ना, छोड़ो ई क्यों निकालना, ई के चक्कर में मत पड़ो। देखो एंगल ए गिवन है R1 प्लस R2 है ना, तो ए गिवन है, वहां से मैंने रिफ्लेक्टिंग सरफेस पहले का निकाल लिया कि R1 कितना आया 30 डिग्री आ गया, तो अभी फर्स्ट सरफेस पे मैं स्नेल्स लॉ लगा सकती हूँ, तो फर्स्ट सरफेस पे μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन R1, μ1 बाहर के लिए तो 1 होगा, साइन आई वही हमें निकालना है, μ2 तुम्हारा 2 है, साइन R1 तुम निकाल चुके हो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज 1/2, यस तो 1/2, तो साइन आई कितना आ गया 1, तो साइन आई 1 कितने पे आता है 90 डिग्री। तो ऐसी बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है इसमें, कोट करो जरा, मैम 30 डिग्री। कोट का वेरी गुड 30 डिग्री, तो इसमें भी तो मैं एंगल ऑफ डेविएशन का ही फॉर्मूला लगाना है ना, द एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ इमरजेंस, देन इक्वल्स टू 2i माइनस a, ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, is and each of these angle is equals to 3/4 of the angle of prism, each of these angles so equals to 3/4 of prism, तो प्रिज्म का एंगल कितना हो जाएगा इसके केस में 4/3i, 2i माइनस 4/3i, आई गिवन है क्या, आई भी तो नहीं गिवन इस केस में, 3 to 6 माइनस कितना आ गया है 2 6 माइनस 4 3i, तो ये तुम्हारा डेल है, तो इसका मतलब अभी तुम्हें आई चाहिए, तो आई कितना हो जाएगा, आई कितना होगा, आई ढूंढो, इक्विलेटरल ग्लास, अच्छा इक्विलेटरल ग्लास है तो इक्विलेटरल में हर किसी के बीच में बनने वाला एंगल कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री का, तो जो रिफ्लेक्टिव सरफेसेस है वो भी एंगल ए कितने का होगा 60 डिग्री का हो जाएगा, ये तो और आसान हो गया, आई इक्वल्स टू 3/4 इंटू 60 डिग्री, आई कितना आ गया 3/4 इंटू 60 डिग्री, देखो ये इक्वेशन हो गया ना, आई इक्वल्स टू 3/4 ए, और ए आपका 60 डिग्री हो गया, तो आई कितना हो गया 18, 18/100, ये 180/4 कितना हुआ बताओ, यहाँ पे लिख दो, ये तुम्हारा डेल की वैल्यू 2/3 मल्टीप्लाई 180, तो ये 90 हो गया, ये 2 और ये 45, मेरे हिसाब से 45 डिग्री आ रहा है, ठीक है, करो एक बार कैलकुलेशन,
3 2 6, 6 में से 4 गए, 2, 2/3 एंगल आई की वैल्यू ये कितना हो जाएगा 4/3 आई की वैल्यू कितना आने वाली 1/4। अच्छा तो 3i में 180/4 रखो। छिक्के 18 तो भाई सॉरी कैलकुलेशन में आ रही है 30 डिग्री आ रहा है। करना सभी कितना आ रहा है 30 बन रहा है। यस मैम। तो बस यही तुम्हें बस यही चीजें करनी है। एंगल R1 R2 स्नेल्स लॉ आना चाहिए और ये डेल मिनिमम की वैल्यू पता होना चाहिए I प्लस E माइनस ए एंगल प्रिज्म के बीच में का एंगल पता होना चाहिए A इक्वल्स टू R1 प्लस R2 और तुम्हारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। प्रिज्म से इतना टफ सवाल नहीं बनता है ठीक है। जो भी होगा इसमें तुम्हें 14 क्वेश्चंस गिवन है दैट मींस 14 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन। तो ये कर लेना और इससे ऊपर TIR के सवाल हैं। इस वीक तुम्हारा कोई टेस्ट भी नहीं है तो अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर लो। TIR के भी 14 क्वेश्चन है तो कल तुम्हारे ये क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए ठीक है भाई। ओके मैम। चलो वेरी गुड। कशिश का 5th भी आ गया है। वेरी डन कशिश। मैम मेरा भी आ गया है। प्रतिष्ठा भाई बच्चे तो होशियार हो तुम सारे। होमवर्क मिल चुका है होमवर्क कल जरूर करके लाना।